हेलो एवरीवन, वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। ठीक है, जो भी स्कीम्स हैं या कोई भी पॉलिसीज़ हैं जो हमारे J&K को लेके है। अब इसका सोर्स मैंने लिया है जो हमारी बजट स्पीच थी 2026-27 की, जो उमर अब्दुल्ला की, जो हमारे CM हैं, उनकी बजट स्पीच से ये सारी जो हैं ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट की गई हैं। बिकॉज कल को अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि समटाइम्स होता है ना, क्वेश्चन का गलत आंसर होता है, तो हमारे पास सोर्स होता है वहाँ पे शो करने के लिए, कंटेंट करने के लिए। तो वहाँ पे हम बता सकते हैं कि हमारे बजट में ये सब चीज़ें मेंशन थी, दैट्स वाई दे आर द रिलायबल सोर्स। ठीक है, स्टार्टिंग में है यहाँ चैलेंजेस क्या हैं, फिर उसके बाद रेवेन्यू किस तरीके से एनहांस कर रहे हैं, देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के लिए क्या गया है, सेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या हैं, फिर यहाँ पे ये गवर्नेंस के रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स लाई गई हैं, और एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर। आज इस वीडियो में हम इतना ही पार्ट डिस्कस करेंगे। देखो, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें जो सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कोर प्रॉब्लम है हमारे J&K में, वो है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है दैट इज़ टू मच हाई। कितना है? अराउंड 60%। देखो, सपोज अगर हमारी 100 रुपये की इनकम है ना, उसमें से 60 रुपये कहाँ चले जाते हैं, किस चीज़ों में जाते हैं? सैलरीज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, पेंशन्स जो रिटायर हो गए हैं, और तीसरा जाता है इंटरेस्ट पेमेंट में, जो पुराने लोन्स हमने लिए हुए हैं। तो 60% का खर्चा हमारे पास यहाँ पे चला जाता है। और अगर कोई पूछा जाए कि हमारे पास पैसा आता कहाँ से है, तो उसका रिसोर्स भी बहुत कम है। जो हमारे अपने रिसोर्सेज हैं, जो हमारा अपना रेवेन्यू है या नॉन टैक्स रेवेन्यू है, मतलब टैक्स रेवेन्यू और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, दैट इज़ नियरली अराउंड 25%। सिर्फ 25% पैसा हम लोग एक्यूमुलेट कर पाते हैं, एंड जो 75% है दैट वी डिपेंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये दो चीज़ें पहले, ये डेटा जो है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद जो है लो अर्निंग है, लो सेल्फ अर्निंग है, जिसमें अभी हमने देखा कि 25% अर्निंग्स है। प्लस यहाँ पे स्पेशल चैलेंजेस हैं। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो हमारे यहाँ की ज्योग्राफी, जिसमें क्या है, माउंटेन्स एंड डिफ़िकल्ट टेरेन है। ठीक है, जिसकी वजह से इट बिकम्स एक्सपेंसिव टू डिलीवर द सर्विसेज टू द कॉमन पीपल। और उसमें हमारे मतलब यहाँ पे चैलेंज एक और है, दैट इज़ द पावर सेक्टर में इनएफिशिएंसीज, कि बिजली की चोरी होना, लोग बिल नहीं पे करते। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इस चीज़ को बेटर करने के लिए रेवेन्यू एनहांसमेंट मेजर्स लाए या एनफोर्समेंट मेजर्स लाए। देखो, सबसे पहले जो है ये GST जो लाया गया था, सो दैट कि रेवेन्यू को बेटर इम्प्रूव कर सके। तो यहाँ पे इसकी चोरी ना हो, मतलब टैक्स की लोग चोरी ना करे। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि टूल्स यूज़ किए। कौन कौन सा? ये BIU, ठीक है, GSTN या बाइसैग, इन टूल्स को यूज़ किया सो दैट कि जो लोग हैं, मतलब जो टैक्स जो है उसको इवेड नहीं कर सके। सिंपली टू से इट विल ट्रैक द टैक्स इवेडर्स। ठीक है, एंड एंश्योर कि एवरीवन जो है वो अपना टैक्स जो है वो टाइम पे पे करे। दिस वाज द फर्स्ट रिफॉर्म, कि ये टूल्स लाए गए जिससे लोगों पे नज़र रखी जाए, लोग जो है वो टैक्स को चोरी ना करें, मतलब लीकेजेस को प्रिवेंट किया जाए। दूसरी चीज़ यहाँ पे डिजिटलाइजेशन किया गया, जैसे कि अबगारी पोर्टल लाया गया, जैसे कि अल्कोहल पे हो गया। ठीक है, इन पे क्या लगते हैं? इन पे टैक्सेस लगते हैं। इस चीज़ को एडमिनिस्टर बेटर करने के लिए अबगारी पोर्टल लाया गया। ठीक है, जैसे अल्कोहल या फिर लिक्वर पे जो टैक्स लगता है, ये उस चीज़ को देखेगा। स्टैंपिंग लाया गया, कि जो लैंड रजिस्ट्रेशन है, अगर आपके पास लैंड है उसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाना है, वो उसके लिए एक पोर्टल लाया गया, दैट इज़ द स्टैंपिंग पोर्टल। इंपॉर्टेंट है दोनों पोर्टल्स, नाम याद रखना। फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंट ऑक्शंस करवाए गए। ठीक है ना, जैसे हमारे पास काफ़ी अगर माउंटेनियस टेरेन है तो रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है, उनका ऑक्शन जो है वो किस तरीके से होना चाहिए, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसमें भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे मेजर्स इंट्रोड्यूस किए। देन रेवेन्यू परफॉर्मेंस जो है हमारा, इन सब चीज़ों की वजह से इम्प्रूव हुआ, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में अभी भी लो था। देखो, पिछले साल हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ था टैक्सेस से 10,624 करोड़। इस टाइम दैट वाज 10,265 करोड़। और नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो पिछली बार इट वाज 5,114 करोड़, एंड इस बार जो है दैट इज़ 4,964 करोड़। इम्प्रूव हुआ है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में अभी भी कम है। बिकॉज अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वो क्या पूछेंगे कि जो टैक्स रेवेन्यू है इस साल वो पिछले के कंपैरिजन में कम है या ज़्यादा है। तो दैट मीन्स यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और नॉन टैक्स रेवेन्यू, दोनों ही जो टैक्स रेवेन्यू है वो हमारे लिए जो है इस बार
कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। की फिगर्स भी याद रखो बिकॉज यू नो द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम, बस एक ये डेटा पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अभी भी सस्टेन्ड एफर्ट्स जो हैं दे आर अंडर वे सो दैट की जो हमारी टैक्स कलेक्शन है इट विल बी इम्प्रूव। देखो नेक्स्ट गवर्नमेंट किस चीज़ पे फोकस कर रही है, दैट इज द डेट मैनेजमेंट एंड द एक्सपेंडिचर कंट्रोल। अगर हम ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात करें कि फॉर द थर्ड ईयर इन अ रो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि कट डाउन ऑन द नॉन प्रायोरिटी एक्सपेंसेस, जो भी हमारे प्रायोरिटी पे नहीं है उन एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, कट करेंगे। जैसे कि अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करेंगे, मीटिंग्स को जो है ऑनलाइन ही जो है ज़्यादा कंडक्ट करवाएंगे। देन जो नए व्हीकल्स हैं उन पे भी थोड़ा मतलब नए सरकारी व्हीकल्स लेने में जो है उन पे थोड़ा सा रोक लगाएंगे सो दैट वी विल सेव अवर मनी फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, और डेट मैनेजमेंट के लिए क्या बात की गई है कि जो पुराने जो हमने लोन्स लिए हुए थे उनको हम रिप्लेस करेंगे नए लोन्स से, और उसमें जो इंटरेस्ट होगा दैट विल बी लेस, मतलब सस्ते वंस से। फिर उसके बाद ऑफ बजट बोरोइंग जो है उसको कम करेंगे। देखो ऑफ बजट बोरिंग क्या होती है कि गवर्नमेंट अपनी ही पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को बोलेगी, फॉर एग्जांपल स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को बोलेगी कि आप लोग मार्केट से पैसा उठा लो, पे हम कर देंगे। ठीक है, पैसा किसने जो है मार्केट से लिया, दैट इज जो उनकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, बट पेमेंट यहाँ पे कौन करेगा, गारंटी कौन यहाँ पे दे रहा है, तो गवर्नमेंट दे रहा है। जो हमारा बजट होगा मतलब जो भी उसमें तो ये शो होगा कि यहाँ पे तो पैसा इसने लिया है, गवर्नमेंट ने तो ये बोरोइंग की नहीं है, तो यहाँ पे दिस इज द ऑफ बजट बोरोइंग, आउट ऑफ द बजट। तो इस चीज़ को भी कम करने की बात की गई है और इसको भी रोकने की बात की गई है। फिर उसके बाद जो है जितनी भी नई बोरोइंग्स होंगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट उनको भी जो है वो लिमिट में रखा जाएगा कि सो दैट कि हमें कम से कम जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़े। ठीक है, देन उसके बाद जो मेन चीज़ यहाँ पे की है दैट इज़ द पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे कंपनीज क्या कर रही हैं, बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस कर रही हैं ड्यू टू द थेफ्ट, बिजली की चोरी एंड इनएफिशिएंट बिलिंग्स। तो यहाँ पे क्या क्या सोल्यूशंस लाए गए हैं, एरियल बंच्ड केबल्स को लाया गया है। मतलब ये इंसुलेटेड केबल्स होती हैं, यहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चोरी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बिलिंग को जो है वो इम्प्रूव किया है, ठीक है, कि सो दैट कि हर एक को बिल मिले और टाइमली वो बिल पे करे। जैसे ऑनलाइन रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जैसे जेके बैंक की ऐप एम पे से ही आप लोग आजकल बिजली का बिल पे कर सकते हो। फिर कंज्यूमर बेस को बढ़ाने की बात की गई है कि जो इलीगल कनेक्शंस हैं उनको जो है रोकना है। और रिडक्शन वर्क्स मतलब लॉस रिडक्शन वर्क्स मतलब स्पेशल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ताकि जो टेक्निकल लॉसेज हैं उनको रोका जा सके। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या देखा कि 60% हमारे फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है, 25% की हमारी इनकम है, और कितनी इनकम है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए, BIU, GST एंड बाईसैग, इन तीनों को याद रखना है। ई अबगारी पोर्टल है, ई स्टैंपिंग पोर्टल है, और ट्रांसपेरेंट ऑक्शंस की बात की गई है। फिर हमें किस तरीके से अपना डेट मैनेज करना है और खर्चे कंट्रोल करने हैं कि फालतू चीज़ों पे खर्च नहीं करेंगे, ऑफ बजट बोरोइंग को स्टॉप करेंगे, और कॉन्जिक्यूटिव थर्ड मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से जो है नॉन प्रायोरिटी स्पेंडिंग पे रोक लगाई है, और पावर सेक्टर रिफॉर्म्स जो है वो यहाँ पे लाने की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अब हम इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड यहाँ पे क्या क्या रिफॉर्म्स हैं। देखो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि व्हाट J&K इज मिसिंग, कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, कि हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें, रोड्स की बात करें, वाटर सप्लाई, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, सीवेज सिस्टम की अगर हम बात करें मतलब जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, टूरिस्ट फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें, और रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, अभी भी हमारे पास ये मतलब यहाँ पे ये बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं ये अवेलेबल नहीं है। अब इन चीज़ों को बिल्डअप करने के लिए यहाँ पे J&K को काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए। अब हमारी अर्निंग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, एंड दैट्स वाई वी आर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस। उसके लिए हमने यहाँ पे स्कीम लाई दैट इज़ SASCI, मतलब स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि आप लोग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे जो है वो क्या करो, स्पेंडिंग करो। ठीक है, क्योंकि अभी भी बेसिक फैसिलिटीज़ हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, माउंटेनियस टेरेन है तो बहुत डिफिकल्टी आती है, अब रिसोर्सेज भी हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे स्कीम के अंडर हमें लाया गया दैट इज़ द SASCI, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और इस साल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है J&K को भी इसके अंदर इंक्लूड किया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको 5 साल तक जो है मतलब 50 ईयर्स तक आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 100 करोड़ का लोन मिलेगा, इस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना, आपको क्या करना है, टाइमली ये पैसा वापस करना है विदाउट एनी पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है,
अब ये दिया क्यों जा रहा है, ये पैसा अगर आपको सपोज ये जो 100 करोड़ आपको मिला है ना, ये आपको सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे खर्च करना है। यू हैव टू बिल्ड द लॉन्ग लास्टिंग डैम्स, रोड्स, ब्रिजेस एंड अदर थिंग्स। ये आप रेवेन्यू में पैसा नहीं खर्च सकते, मतलब आप इस पैसे से सैलरीज, पेंशन वगैरह नहीं पे करेंगे। ऑल यू हैव टू डू दिस, ये अमाउंट आपको कहाँ पे खर्चना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों दिया, मतलब फ्री में कोई क्यों ही लोन देगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्दो किसी भी स्टेट को क्यों देगा, बिकॉज उसने देखा JNK ने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स लिए हैं, फिजिकल डिसिप्लिन है, और हम लोग अपने मेजर प्रोजेक्ट्स पे जो है वो फोकस कर रहे हैं। दैट्स वाई जो है गवर्नमेंट ने हमें इस स्कीम के अंडर लिया और हमें प्रायोरिटी यहाँ पे दी गई है। अब देखो कितना पैसा मिलेगा यहाँ पे। इनिशियल अमाउंट जो है, ये अमाउंट याद रखना है, इनिशियल अमाउंट जो है दैट इज़ 1431 करोड़ आपको सबसे पहले ये मिला। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने इस पैसे को बहुत अच्छे से यूज़ किया, JNK गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनदर 1431 करोड़ जो है वो हमें दिया, और टोटल अभी तक हमें कितना दे दिया है, 2862 करोड़ फॉर अंडर दिस स्कीम। अब ये पैसा कहाँ पे जो है वो यूज़ हो रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हो गए, जैसे कि डैम्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हैं, वेरियस अदर रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये सब वहाँ पे यूज़ होगा। फिर उसके बाद अभी जो है यहाँ पे फ्लडिंग सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जैसे पिछले साल भी देखा, इस साल भी जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज यहाँ पे हो रहा है फ्लड्स की वजह से। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इंस्पेक्शन टीम्स भेजी, डिटेल रिपोर्ट तैयार की गई, और एग्रेसिवली जो है वो पुश किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमें हेल्प की ज़रूरत है। और इसके चक्कर में गवर्नमेंट ने हमें फिर से 1431 करोड़ जो है वो दिया, और ये 1431 करोड़ किसके लिए दिया गया, डिज़ास्टर मिटिगेशन के लिए। ठीक है, तो कितना पैसा दे दिया है, 1431 पहले दिया, फिर हमने अच्छा काम किया तो दोबारा से 1431 मिल गया, और एक्स्ट्रा डिजास्टर के लिए जो है वो 1431 करोड़ जो है ये यहाँ पे दिया गया है। एंड ये पैसा जो है ये प्रोएक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगा, मतलब हमें डिजास्टर प्रिपेयरनेस के लिए हेल्प करेगा, ताकि फ्यूचर में जो है वो फ्लड्स ना, मतलब अगर फ्यूचर में फ्लड्स आते हैं तो डैमेज जो है वो कम से कम कॉज हो। ठीक है, प्लस उसके बाद वेरियस सेक्टोरल रिफॉर्म्स लिए गए, जिसकी वजह से फर्दर इंसेंटिव्स जो है वो JNK गवर्नमेंट को दिए गए। सबसे पहले अगर हम माइनिंग की बात करें तो हमने मेजर माइनिंग रिफॉर्म्स लाए, उसके लिए हमें 100 करोड़ का इंसेंटिव मिला। ठीक है, याद रखना ये अमाउंट। उसके बाद लैंड गवर्नेंस जो है रिफॉर्म्स लाए गए, जिसमें हमने रिकॉर्ड्स थे उनको कंप्यूटराइज किया, मतलब जितने भी हमारे लैंड रिकॉर्ड्स थे उनको कंप्यूटराइज किया, एंड 6839 विलेजेस को यहाँ पे उनके लैंड रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज किया गया है। फिर मैपिंग की गई है, डिजिटल मैपिंग की गई है, कितने 6464 विलेजेस की। फिर ULPIN नंबर जो है असाइन किया गया है। ये क्या होता है, ये एक यूनिक लैंड पार्सल नंबर है, और ये कितनों को दिया गया है, टू 13.25 लाख प्लॉट्स को। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया है, जिसमें 881 कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, सो दैट की जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं वो जल्दी से जल्दी जो है ख़त्म किया जाए। ठीक है, इसके लिए हमें कितना पैसा मिला सरकार से, दैट इज़ अराउंड 60 करोड़ फॉर कि हमें क्या करना है, डिजिटल क्रॉप सर्वे, उसके लिए कितना दिया गया, 60 करोड़, एंड प्लस 5 करोड़ हमें एक्स्ट्रा मिला फॉर नक्शा एरियल सर्वे इन द बिश्नाह टाउन में। पूरा कंप्लीट जो है इस टाउन को एरियल व्यू इसका लिया गया है, मतलब एक इनिशिएटिव इसका पूरा, मतलब इस गांव का नक्शा, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा 5 करोड़ का इंसेंटिव जो है वो दिया गया है। तो ये डेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। प्लस अर्बन प्लानिंग की अगर हम बात करें कि हमने वहाँ पे GIS बेस्ड डेटा बैंक ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड जो है वो इस्टेब्लिश किया है, रिफॉर्म्स लाए हैं, लाइक लैंड पूलिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद फ्लेक्सिबल जोनिंग की बात की गई है, ग्रीन बिल्डिंग्स, बेटर रोड्स की बात की गई है। तो इसमें हमें प्रपोजल है कि हमें यहाँ पे हमने कितना पैसा जो है प्रपोजल सबमिट किया है फॉर 415 करोड़ के लिए। ये प्रपोजल सबमिट हो गया है, बट इसका अप्रूवल होना अभी पेंडिंग है, तो दिस यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आई कहाँ से, क्योंकि हमारे पास अपने फंड्स नहीं थे। स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में JNK को इंक्लूड किया। 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन था, कितना जो है कितना करके हमें पैसा दिया गया है। फिर हमने वेरियस अदर रिफॉर्म्स लाए, माइनिंग में लाया, लैंड रिफॉर्म्स में लाया, ये सब याद रखना है। कितने लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज किए गए। मैपिंग्स की अगर हम बात करें, डिजिटल मैपिंग तो इतने विलेजेस की है, इतने लाख लैंड पार्सल जो है उनको रिकॉर्ड किया है, और उनको ये डिजिटल पिन जो है यूनिक नंबर असाइन किया है। रेवेन्यू कोर्ट केस सिस्टम मैनेजमेंट लाया है, जो कहाँ पे ऑपरेट हो रहा है, 881 कोर्ट्स में। और डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए जो हमने कंप्लीट किया उसके लिए हमें 60 करोड़ और मिलेगा, और नक्शा इनिशिएटिव के लिए वी गॉट 5 करोड़ इंसेंटिव्स फॉर द एरियल सर्वे इन द बिश्नाह टाउन। ठीक है, फिर अर्बन प्लानिंग में भी रिफॉर्म्स लाने की बात की गई है। तो इस तरीके से यू हैव टू रिमेंबर दीज डेटा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे
कि यहाँ से जो है फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कि जो J&K की जो इकोनॉमी है इट इज़ बूमिंग, ठीक है। जो जीडीपी था, मतलब जीडीपी व्हाट इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द J&K, ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। जैसे 2023-24 में इतने करोड़ का था, ठीक है, 2,36,059, फिर उसके बाद बेटर हुआ ये, और अब जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये 11% की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो है दैट हैज़ बीन शोइंग, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेक्टर्स की बात करें, कितना कौन सा सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, तो प्राइमरी सेक्टर यहाँ पे 20% कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर अराउंड 18%, और टर्शरी जो है ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है बिकॉज ऑफ टूरिज्म एंड वेरियस अदर फैसिलिटीज़, ठीक है ना, सर्विसेज हो गया, आईटी हो गया, तो सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर। ऑल दो देखो, इवन दो गवर्नमेंट J&K जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करे, जैसे पहलगाम ट्रेजेडी होगी, फ्लड्स आ गए, तो बट गवर्नमेंट ने ये फिस्कल डिसिप्लिन फॉलो किया, रिफॉर्म्स लाए, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स की, ये काम कर गया, एंड जो हमारा J&K है इसका जो जीडीपी ट्रेजेक्टरी है दैट इज़ गोइंग वेरी वेल, ठीक है। तो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको भी कॉन्फिडेंस है J&K पे कि सून जो है हम एक रीजन ऑफ डेवलपमेंट बनेंगे, इनोवेशन और अपॉर्चुनिटी इन इंडिया में, ठीक है। देखो ये रिफॉर्म्स हमने डिस्कस किए कि इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड J&K में क्या क्या स्कीम्स लाई गई और क्या क्या रिफॉर्म्स थे। अब हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे क्या क्या किया गया है। देखो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे मेन गोल है दैट इज़ टू मेक अ बेटर गवर्नमेंट मशीनरी, ठीक है। गवर्नमेंट को क्या करना है कि जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं इनके स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, मतलब जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, और जो ये रिक्रूटमेंट है इसको फास्ट किया जाए, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में किया जाए, प्लस गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स और जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको स्ट्रेंथन किया जाए, और टेक केयर ऑफ द वर्कर्स हु हैव बीन वेटिंग फॉर द परमानेंट जॉब्स, ठीक है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनका भी ध्यान रखना है कि उनको भी जो है उनकी जॉब्स जो है वो परमानेंट की जाए। तो यहाँ पे इस टाइम पे गवर्नमेंट का जो गोल है वो यही है कि स्किल्स प्रोवाइड करनी है अपने एम्प्लॉयज़ को, उनके लिए बेटर बिल्डिंग्स और इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, उनकी रिक्रूटमेंट फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करनी है, और जो बेचारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी जॉब्स को क्या करना है, परमानेंट करना है। तो दीज आर द मेन मिशंस इस टाइम पे गवर्नमेंट के जो हैं। अब ट्रेन करने के लिए मिशन कर्मयोगी को इंट्रोड्यूस किया। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है जो किसको ट्रेन करती है, सिविल सर्वेंट्स को, कि बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक जॉब रोल्स की किसको कैसा जॉब रोल जो है वो सूट करेगा। दिस इज़ नॉट अ जनरल ट्रेनिंग, ठीक है, अलग अलग स्पेसिफिक रोल जो है उनको सिखाया जाएगा। अब यहाँ पे J&K की प्रोग्रेस की बात करें तो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे 3.74 लाख, जिसमें से ट्रेनिंग के लिए कितनों ने रजिस्टर किया है 1.25 लाख, और जो एक्टिवली यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं दैट इज़ अराउंड 53,073 लोग, ठीक है। सिंपल यहाँ पे मिशन कर्मयोगी लाया गया है, इतने लाख एम्प्लॉयज़ हैं, ऑन बोर्ड इतने हैं जो एक्टिवली हैं, दे हैव बीन ट्रेंड, इतना, ये फिगर याद रखनी है। सेकंड यहाँ पे लाया गया है कि ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट के लिए क्या करेगी। देखो यूथ ऑब्वियसली सभी को जो है गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है, बिकॉज करप्शन की वजह से कितने प्रोटेस्ट हुए अभी यहाँ पे, फेवरेटिज्म है, सिफारिश चलती है, ठीक है ना। इस चीज़ से डील करने के लिए अब एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट को जो है वो लाने की बात की गई है। एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो 7650 कैंडिडेट्स हैं दे वर अपॉइंटेड प्योरली ऑन मेरिट, जिसकी वजह से जो फेथ है यूथ का वो सिस्टम में वापस आया। ये दिस इज एज पर दैट बजट डॉक्यूमेंट जहाँ पे स्पीच दी गई है, ठीक है। उसके बाद अगर फ्यूचर प्लान्स की बात करें कि फास्ट ट्रैक हायरिंग की बात की गई है कि 23,800 जो मोर वैकेंसीज है उनको फिल करना है, जिसमें 2,800 जो हैं ये गजेटेड पोस्ट हैं, 14,000 जो है ये मिडिल लेवल स्टाफ की है, एंड 7,000 जो है ये क्लास 4th की जो है पोस्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो इसलिए ये रिफॉर्म्स यहाँ पे लाए गए रिक्रूटमेंट के लिए। और कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स की अगर हम बात करें तो इस साल कितनी अपॉइंटमेंट्स दी गई हैं, दैट इज़ अराउंड 910 कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स हैव बीन गिवन। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैमिली में से कोई सर्विस करता है, ठीक है, और वो इकलौता ही वॉज द सोल इनकम अर्नर, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो है उसके किसी भी चाइल्ड को या किसी भी फैमिली मेम्बर को जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, लीगल हायर्स होते हैं, उनको जॉब जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब रिक्रूटमेंट के लिए गवर्नमेंट ने किया है। उसके बाद यहाँ पे एक और जो बड़ा इशू है दैट इज़ द रेगुलराइजेशन ऑफ द डेली वेजर्स, मतलब जो डेली रेटेड वर्कर्स हैं, बहुत ज़्यादा लेस इनकी तनख्वाह है, इन पे भी गवर्नमेंट ने जो है वो फोकस किया है। देखो ये वर्कर्स कौन से होते हैं, दीज आर द कैजुअल लेबर्स,
जो टेम्पररी स्टाफ होता है, जो गवर्नमेंट के लिए सालों साल काम करते हैं बट इनको कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ना ही इनकी जॉब जो है वो अभी तक परमानेंट की गई है। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी एक हाई लेवल कमेटी जो है वो सेटअप की गई है ताकि जो है लीगल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जो हैं वो उनके डिस्कस किए जा सके, सो दैट इन लोगों को भी जो है वो परमानेंट किया जाए। और कमेटी के रिकमेंडेशंस पे यहाँ पे एक फेस्ड रोड मैप जो है वो लाया गया है इनकी रेगुलराइजेशन के लिए, विच विल बी अनाउंस्ड सून। ठीक है, तो यहाँ पे इनके लिए भी जो है स्टेप्स लिए जा रहे हैं। फिर अगर हम ग्रास रूट वर्कर्स की बात करें, जैसे कि हमारी आशा वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी वाले, ठीक है, तो ये कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स होते हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन को हेल्प करते हैं, न्यू मदर्स को, चिल्ड्रन विद द हेल्थ चेकअप्स, ये होती है हमारी आशा वर्कर्स। मतलब सिंपल अगर बोले तो ये नर्सेस का काम करती हैं। और आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करें तो वो बच्चे जिनको स्कूल्स में भेजते हैं, जैसे छोटे छोटे आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं, तो जो बच्चे अभी स्कूल नहीं जाते उनको पहले आंगनवाड़ी सेंटर में भेजते हैं, तो ये वुमेन उन बच्चों का ध्यान रखती है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि दे आर द बैकबोन ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड द चाइल्ड केयर सिस्टम, स्पेशली इन द विलेजेस। तो गवर्नमेंट ने यहाँ इंश्योर किया कि हम इनको जो मंथली पेमेंट है वो टाइमली रिलीज करेंगे विदाउट एनी डिले। ठीक है, ऑल्सो जो है वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स लाइक टीचर्स जिनके पास कोई टेलरिंग का काम करता है, कोई कारपेंट्री का काम करता है, तो इनको भी जो है इनकी सैलरीज भी जो है हम लोग वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, एनहांस्ड हॉनरेरियम फॉर द वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेंथनिंग द बिल्डिंग्स एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगा कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो ACB है, नए पुलिस स्टेशन और बिल्डिंग्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। किसके लिए? ACB के लिए। कहाँ कहाँ पे बात की गई है? जम्मू, बारामूला एंड अनंतनाग में। वो इस साल के एंड तक जो है वो कंप्लीट करने की बात की गई है। और जो JKSSB की जो रिक्रूटिंग एजेंसीज है, इसका जो जम्मू ऑफिस है ये तो दैट हैज़ बिन कंप्लीट, मतलब ये बिल्डिंग बनी हुई है। श्रीनगर ऑफिस जो है कहते हैं कि ये 2027 तक जो है इट विल बी कंप्लीटेड। मतलब सिंपल टू से गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर ऑफिस बनाएगा एजेंसीज के लिए जो रिक्रूटमेंट कंडक्ट करेंगे और फाइट करेंगे करप्शन से, सो दैट दे विल वर्क जो है एफिशिएंटली। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल भी देख लिया। उसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है दरबार मूव की। ठीक है, पहले क्या होता था? दरबार मूव था, 6 महीने जो है सेक्रेटरीट श्रीनगर रहता था एंड 6 मंथ्स तक जो है वो जम्मू में रहता था। अब इस चीज़ को एक यूनिक ट्रेडिशन था, इस चीज़ को वापस लाया गया है। ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट ने इसको रिस्टोर किया है, लेकिन इन अ स्ट्रक्चर एंड द मॉडर्न वे में। पहले लोगों को तकलीफें होती थी, उन्हीं तकलीफ़ों को अब रिड्यूस किया गया है। जैसे कि सबसे पहले जम्मू और कश्मीर को जोड़ के रखेगा, इकोनॉमिक बूस्ट होगा, क्योंकि अगर सभी लोग जम्मू ही रह लेंगे तो वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट करेगी। तो इसीलिए जो है कश्मीर के लोग जो हैं उनके लिए भी टूरिज्म बना रहे, वहाँ पे भी जो है तरक्की हो, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। प्लस जो है वहाँ पे गवर्नमेंट उनके लिए अकोमोडेशन इंप्रूव करेगी, ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर बनाएगी, डिजिटल कनेक्टिविटी रखेगी और लॉजिस्टिक्स रखेगी एम्प्लॉयज़ के लिए, सो दैट कि वो ईजिली जो है यहाँ से वहाँ जो है वो मूव कर सके। ठीक है, सो ये चीज़ें लाई गई हैं किसमें? गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में, कि अपने जो है एम्प्लॉयज़ को हम लोग क्या करेंगे, एफिशिएंट बनाएंगे थ्रू मिशन कर्मयोगी। रिक्रूटमेंट की बात की गई है, इसको भी फेयर ट्रांसपेरेंट रखेंगे। जो टेम्परेरी वर्कर्स और कैजुअल वर्कर्स हैं इन पे भी जो है फोकस किया गया है। आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स, इनके लिए भी सैलरीज जो है इम्प्रूव करने की बात की गई है और टाइमली पेमेंट की बात की गई है। इंस्टीट्यूशंस को बेटर बनाएंगे और जो रिस्टोरेशन है मॉडर्नाइज करेंगे दरबार मूव को, कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम से कम हो। उसके बाद रिफॉर्म्स लाए गए हैं, मतलब जितने भी जो स्कीम्स हैं डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर में सबसे पहले यहाँ पे पुरानी प्रॉब्लम क्या थी कि इट इज़ जस्ट फॉर द सर्वाइवल, कि लोग खेती बाड़ी करते थे अपने सर्वाइवल के लिए, कि अपनी फैमिली को फीड करने के लिए। अब नई अप्रोच जो यहाँ पे ली गई है दैट इज़ कि हम गवर्नमेंट इसको शिफ्ट करेगा कमर्शियल क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग, जिससे इनकम जनरेट हो सके। मतलब कि सिंपल बात करें तो फ्रॉम सर्वाइवल टू प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे वेरियस की स्कीम्स लाई गई, जैसे कि HADP की होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर JKCIP जिसमें कॉम्पिटिटिवनेस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाया गया है, विच इज़ बैक्ड बाय द IFAD विच इज़ द इंटरनेशनल फंड फॉर द रूरल डेवलपमेंट। एंड पॉजिटिव साइंस हमें क्या मिले कि जो हमारा कल्टिवेटेड एरिया था दैट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 12.71 लाख हेक्टेयर्स टू 13.50 लाख हेक्टेयर्स। ठीक है, और जो हमारी स्वीट क्वालिटी है दैट हैज़ ऑल्सो बीन इम्प्रूव्ड, कि जो हम लोग फ्रेश और जो हाई क्वालिटी सीड्स जो हैं हमने उनको यूज़ किया है फ्रॉम 12% टू 22% तक, दैट हैज़ ऑल्सो बीन इंक्रीज। मतलब कि जिससे क्या होगा, सीड क्वालिटी को इम्प्रूव करने से क्या होगा कि बेटर ईल्ड होगी। ठीक है, और क्रॉप्स होंगे जो वेदर चेंजेस को भी जो क्या कर सकते हैं, विदस्टैंड कर सकते हैं। सो दीज आर द
प्रॉब्लम्स एंड क्या क्या इनिशिएटिव्स लाए गए कि पहले इट वाज फ्रॉम सर्वाइवल, अब इसको प्रॉफिट मेकिंग बनाएंगे। ये स्कीम्स लाई गई हैं, कल्टिवेटेड एरिया एक्सपैंड हुआ है, ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीड रिप्लेसमेंट रेट की बात करें तो ये भी 12 से लेकर 22% तक इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे कि हमने मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को, कि जिसमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन लाया गया है, कि हमें क्रॉप्स को कहाँ पे ग्रो करना है इन द कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, जिसके लिए ग्रीन हाउसेज और पॉली हाउसेज को लाया गया है सो दैट कि हम अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सके, कहाँ से, हार्श वेदर से, पेस्ट से और डिजीजेस से। और इसमें हमने क्या क्या अचीव किया है, 332 हाईटेक ग्रीन हाउसेज बनाए गए हैं एंड 848 जो है पॉली हाउसेज बनाए गए हैं अंडर 29.84 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। इसकी वजह से फार्मर्स को क्या हो रहा है कि 250% मोर क्रॉप्स जो है सेम लैंड पे ग्रो हो पा रही है। क्लाइमेट चेंज का जो रिस्क है दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड, और हमारी जो इनकम है फार्मर्स की दैट विल ऑल्सो बूस्ट। ठीक है, ऑयल सीड्स की बात करें तो जो एरिया अंडर ऑयल सीड्स था वो भी जो है 1.4 लाख से 2.1 लाख तक हेक्टेयर तक इम्प्रूव हुआ है। प्रोडक्शन जो है वो डबल हो गई है। एंड अब हम लोग जो हैं, जो हम इम्पोर्टेड कुकिंग ऑयल पे डिपेंड करते थे, उससे थोड़ा सा हमें यहाँ पे क्या मिला है, रिलीफ मिला है। ठीक है, तो हमने देखा कि क्या क्या स्कीम्स लाई गई, कल्टिवेटेड एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर लाया हमने ग्रीन हाउसेज और पॉली हाउसेज का, कितने कितने हाउसेज बने गए हैं और कितने एरिया ऑफ लैंड में, ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑयल सीड्स की अगर हम बात करें 1.4 to 2.1 लाख हेक्टेयर्स, जिसकी वजह से ऑयल सीड प्रोडक्शन डबल हुआ है। और हम लोग जो हैं थोड़ा सा डिपेंडेंस कम हुआ है ऑन द इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल्स पे। फिर उसके बाद अगर हम डिजिटल की बात करें कि डिजिटल रिफॉर्म्स क्या क्या लाए गए हैं, तो यहाँ पे किसान खिदमत घर लाए गए हैं। अब ये क्या है, दिस इज़ अ वन स्टॉप सेंटर जहाँ पे फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, एडवाइस दी जाएगी और गवर्नमेंट सर्विसेज मिलेंगी थ्रू द डिजिटल टूल्स। मतलब देखो, किसान जो हैं ये लोग टेक्नोलॉजी से ज़्यादा परहेज़ करते हैं, मतलब यूज़ करने की कोशिश कम करते हैं, बिकॉज एक तो इनको नॉलेज नहीं होता, मोबाइल फ़ोन्स इनके पास नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने किसान खिदमत घर लाए हैं जो इनको सिखाएगा कि किस तरीके से दे हैव टू यूज़ द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और इसमें भी 8 लाख फार्मर्स ने यहाँ पे रजिस्टर किया है और 1300 जो केकेजीज हैं दे आर नाउ ऑपरेशनल। और टारगेट है कि मार्च 2027 तक हर एक फार्मर जो होगा दैट विल बी डिजिटली कवर्ड। ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो यहाँ पे 2.01 लाख फार्मर्स जो हैं उनको इंश्योरेंस दिया गया है अंडर द खरीफ क्रॉप्स इन 2025 में, सो दैट कि अगर उनकी क्रॉप अगर किसी भी एडवर्स कैलामिटी की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है तो गवर्नमेंट वहाँ पे उनको इंश्योरेंस क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। तो इतने फार्मर्स रजिस्टर्ड अंडर जितना एरिया कितने की बात की गई, 75,732 हेक्टेयर की। ठीक है, तो डिजिटल यहाँ पे एग्रीकल्चर में क्या इनिशिएटिव लाए हैं और क्रॉप इंश्योरेंस में क्या है ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आता है हमारे पास इरिगेशन, एपीकल्चर एंड मशरूम फार्मिंग को देखते हैं। देखो, रिलायबल वाटर सप्लाई चाहिए बिकॉज एग्रीकल्चर के लिए पानी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि फार्मर्स जो हैं इनको ड्रॉट लाइक सिचुएशंस जो हैं वो फेस ना करनी पड़े। तो यहाँ पे क्या क्या अचीवमेंट है कि जो इरिगेशन पोटेंशियल है दैट इज़ 4.53 लाख हेक्टेयर जो है इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय दिसंबर 2025 तक की इतना एरिया जो है यहाँ पे इसको वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है थ्रू वेरियस कनाल्स, रिवर्स की पानी का जो है रिवर्स को डाइवर्ट करके पहुँचाया जा रहा है। तो इतने लाख हेक्टेयर का पोटेंशियल क्रिएट किया है। और एडिशनल 16,207 हेक्टेयर्स जो है प्रपोज किया गया है फॉर 2026-27 के लिए। तो इरिगेशन में ये यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है। फिर मशरूम और हनी की बात करें जहाँ से बहुत ज़्यादा बिजनेस जनरेट होता है, तो इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ की है बाय 31%। ठीक है, 3 सालों में। और इस्टेब्लिश किए गए हैं 227 यूनिट्स मशरूम यूनिट्स और 1.18 लाख जो है कंपोस्ट बैग्स जो है दे हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जो मतलब मशरूम्स ग्रो करना है वो हमारे फार्मर्स के लिए क्या रहेगा, प्रॉफिटेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम एपीकल्चर की बात करें, मतलब बी कीपिंग या जहाँ से हमें हनी मिलता है, तो हनी की प्रोडक्शन है दैट हैज़ बीन ग्रोन बाय 77% ओवर द 3 years। और 1.3 लाख बी कॉलोनीज जो हैं दे हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, जहाँ पे 11 हनी प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं वो सेटअप किए गए हैं। तो यहाँ पे इन बिजनेसेस को भी क्या किया गया है, प्रॉफिटेबल बनाया गया है। किसके लिए, फार्मर्स के लिए। देखो, नेक्स्ट यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड बात की गई है कि जो हमारी फ्रूट प्रोडक्शन है उसको हमें पर हेक्टेयर जो है इसकी ईल्ड को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। डेटा की अगर हम बात करें तो
1119 हेक्टेयर्स जो है दैट एरिया हैज़ बीन कवर्ड फ्रॉम 2017 से लेके दिसंबर 2025 तक, जिसमें 139 करोड़ का असिस्टेंस दिया गया था। और अगर हम मीडियम डेंसिटी प्लांटेशंस की बात करें, दिस इज़ द हाई डेंसिटी प्लांटेशन, और मीडियम डेंसिटी में बात करें तो स्कीम्स के अंडर कितना एरिया कवर है, दैट इज़ अराउंड 18,915 हेक्टेयर्स। और 2026 और 27 के प्लान में जो इस साल के बजट में बोला गया है कि हम लोग 1455 हेक्टेयर्स जो है इसको और कवर करेंगे अंडर द हाई एंड द मीडियम डेंसिटी प्लांटेशन में। तो दिस इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम या प्लान जो है। फिर फूड प्रोडक्शन का टारगेट यहाँ पे दिया गया है कि इसको हमें इंक्रीज करना है फ्रॉम 26.4 लाख मिलियन टन से टू 26.92 तक, ठीक है। और टारगेट हमारा 29 और 30 तक। देखो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जब हमें स्पेसिफिकली टारगेट दिया जाता है कि हमें ये चीज़ कब तक कंप्लीट करनी है, तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये डेटा याद रखना। नर्सरी डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मेगा फ्रूट नर्सरी बनाने की बात की जा रही है आरएसपुरा में, जहाँ पे 5 लाख सैपलिंग्स की कैपेसिटी है। फिर इलाइट नर्सरीज जो हैं या PEQs जो हैं, दे हैव बीन सेटअप एट द मार्ता इन उधमपुर एंड द लिहवान इन अनंतनाग, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है कि 2026 के जो 2026 और 2027 के जो टारगेट्स हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट एक्स सितु जीन बैंक जो है, एक्स सितु जीन बैंक, इसको इस्टेब्लिश करेंगे, जो थर्ड सच फैसिलिटी है कहाँ पे, इंडिया में, जिससे हम जेनेटिक मटेरियल जो है उसको प्रिजर्व कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे जीन बैंक जो है उसको इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। तो हॉर्टिकल्चर और नर्सरीज में क्या क्या यहाँ पे रहेगा कि प्लांटेशंस का एरिया इस साल के प्लान में इंक्रीज करेंगे। फ्रूट टारगेट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। नर्सरी डेवलपमेंट्स की मेगा फ्रूट नर्सरी कहाँ पे है और वेरियस अदर कहाँ बनाई जा रही है, जैसे मार्ता और लहवान में। और 2026 और 27 के टारगेट्स हैं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेना। और जीन बैंक इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है कहाँ पे, सौकास जम्मू में, जो स्टेट ऑफ द आर्ट एक्स सितु जीन बैंक होगा और जो थर्ड फैसिलिटी है ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया में, ठीक है। कि आपके मेंस में भी जो है यू कैन राइट दीज आंसर्स अगर आप JKS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमी सेक्टर में। फिर डेयरी और लाइवस्टॉक ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको बूस्ट करने की बात की गई है। अगर हम करंट स्टेटस की बात करें, आज के टाइम पे जो एनुअल मिल्क प्रोडक्शन है दैट इज़ अबाउट 28.75 लाख मैट्रिक टन्स, क्योंकि जो बेटर ब्रीड्स हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो रहा है, एनिमल केयर अच्छा है, तो उसकी वजह से दिस हैज़ बिन इम्प्रूव्ड। अब प्लान्स क्या क्या यहाँ पे किए गए हैं कि हम लोग 7 नए बड़े जो है मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स जो हैं उनको इस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें 1 लाख लीटर पर डे की कैपेसिटी होगी और इसके लिए प्राइस्ड है दैट इज़ अराउंड 770 करोड़। और इससे कितने फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा, तो दैट इज़ अराउंड 11 लाख डेयरी फार्मर्स जो है दे विल बेनिफिट। और जो मिल्क प्रोसेसिंग है, JNK की जो मिल्क प्रोसेसिंग है, फ्रॉम 4% टू 25% तक इसको हमें बूस्टअप करना है इन द नेक्स्ट ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। फिर डेयरी फार्मर्स जो है उनके लिए क्या सपोर्ट दी गई है कि 50% टॉपअप सब्सिडी मतलब उनको दी जाएगी अंडर द IDDS इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम में, जिन्होंने सेटअप किया होगा मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स को। और 4000 न्यू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाएंगी, मिल्क FPOs बनाएंगे, SHG क्लस्टर्स बनाएंगे, सो दैट कि फार्मर्स जो हैं दे कैन पूल देयर मिल्क और उसको इकट्ठा जो है वहाँ पे सेल किया जा सके। फिर नए नए इक्विपमेंट्स जो हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि 40 बल्क मिल्क कूलर्स, 40 टेस्टिंग लैब्स, 200 मिल्क चिल यूनिट्स एंड 5 इंस्टा चिलर्स, ताकि मिल्क जो है उसको फ्रेश रखा जाए और उसकी वेस्टेज जो है उसको रोका जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मर्स को ये सपोर्ट है। प्रोजेक्शंस की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, तो जो डेयरी कोऑपरेटिव टर्नओवर है दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 407 करोड़ टू 1898 करोड़ एनुअली। और एडिशनल 300 करोड़ की इनकम जो है 3 लाख फार्मर्स की यहाँ पे बढ़ेगी। और एनुअल मिल्क प्रोडक्शन है दैट इज़ estimated to reach 32 lakh metric tons by 2026-27. तो दिस इज ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर फॉर दिस। तो देखो हमने यहाँ पे क्या देखा कि करंट प्रोडक्शन बताई गई है यहाँ पे कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट क्या क्या हेल्प कर रहा है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और सब्सिडीज़ की अगर हम बात करें, और यहाँ पे अगर हम प्रोजेक्शंस की बात करें तो ये हम लोग जो है धीरे एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल इम्प्रूव, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे E-NAM और मंडीज़ की बात करें। देखो E-NAM क्या है, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे फार्मर्स जो हैं वो अपना प्रोड्यूस डायरेक्टली बेच सकते हैं टू द बायर्स को विदाउट गोइंग टू द होलसेल मार्केट। मतलब आप ऑनलाइन इस ऐप को डाउनलोड कर दो, आप ऑनलाइन बता दो कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आप जिसको खरीदना है खरीद लो, मंडी में जाने से अच्छा है कि आप ऑनलाइन खरीद लो, सिंपल सी बात है। इसमें से जो 17 आउट ऑफ 19 होलसेल मंडीज़ हैं इंटीग्रेटेड है किसके साथ, E-NAM के साथ। मतलब जो मंडी वाले लोग हैं वो भी E-NAM पे अपने प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, अब सेल करते हैं। एंड
55,000 फार्मर्स, ट्रेडर्स, एफपीओज, एजेंट्स, ये सब इस पे रजिस्टर्ड हैं सिंस 2021 से। और क्यूमुलेटिव ट्रेड जो है वो आज तक कितना हो रहा है, 1721 करोड़ का। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट हम एग्रीकल्चर में डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट पोल्ट्री एंड फिशेस। यहाँ पे 800 कमर्शियल पोल्ट्री यूनिट सेटअप किए गए हैं, प्लस 50,000 का बैकयार्ड पोल्ट्री यूनिट्स हैं। टारगेट है कि हमें 250 मिलियन एग्स जो हैं ये प्रोड्यूस करने हैं ईयरली। ठीक है, और फिश प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इसको हमें इंक्रीज करना है फ्रॉम 31,000 मिलियन टन से टू 33,000 मिलियन टन तक। तो ये सारे जितने भी रिफॉर्म्स हैं ये किसके अंडर लिए गए हैं, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में। देखो आज की वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया कि सबसे पहले हमने यहाँ पे फिजिकल चैलेंजेस देखे, कहाँ कहाँ हमारे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं और कहाँ कहाँ हमारे खर्चे हैं, किस तरीके से हमें डेट को मैनेज करना है, और पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट के लिए स्कीम देखी, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड सेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं वो क्या क्या लाए गए हैं, नक्शा इनिशिएटिव और इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद हमने गवर्नमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन में देखा कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को इंप्रूव करेंगे, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट की बात की गई है, एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स पे फोकस किया गया है। और उसके बाद हमने देखा हमने एग्रीकल्चर अपना और एलाइड सेक्टर्स की यहाँ पे क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं। ठीक है, देखो ये बजट जो है इस बार का जो हमारे जेएनके का है, ये सारा डेटा वहाँ से लिया है, बिकॉज कल को अगर एग्जाम में कुछ गलत भी हो जाए, मतलब अगर आपको कल को कंटेस्ट करना है तो आप बता सकते हो कि ये फिगर्स आपने कहाँ से ली हैं, बजट से ली हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडस्ट्री, सर्विसेज और वेरियस अदर सेक्टर्स, बहुत बड़ा बजट है ये, 90 to 95 पेजेस का है, इसको हम ग्रेजुअली जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे। और इसमें मोस्टली जितनी भी स्कीम्स हैं या जहाँ जहाँ पे भी गवर्नमेंट ने फोकस किया है वो सब कवर हो जाएगा। और जैसे कि आज के टाइम पे जो आपका एग्जाम पैटर्न जो है वो डिफ़िकल्ट बन गया है, तो यहाँ पे डेटा आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कितना अगर प्रोडक्शन इंप्रूव करना है तो कितने साल तक करना है। तो एक एक मतलब छोटी छोटी चीज़ पे यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या क्या यहाँ पे है, मतलब एपीकल्चर बी कीपिंग में क्या रहेगा, हॉर्टिकल्चर और नर्सरीज में क्या है, बिकॉज गवर्नमेंट अगर इन डेप्थ जाएगी इकोनॉमी में तो यहीं से स्कीम्स आएंगी आपको। ठीक है, बाकी कुछ भी डाउट है वो आप मुझे पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो है टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।